जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक लिया था वो पारिस्थितिकी था, जिसमें कुछ प्रश्न जो हैं छूट गए थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। ये चौथा वीडियो है और एक क्रम आपका हो जाएगा अगर सभी वीडियो का आप देख लेते हैं तो, ताकि कोई क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो समझ में आ गया किस प्रकार के जो जीव होते हैं वो अपघटक जीव कहलाते हैं। ए में कह रहा है विषाणु, 2 में कह रहा है कवक और 3 में कह रहा है कि जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल ए, ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 2 और 3, और सी कह रहा है कि 1 और 3, और डी कह रहा है 1 2 3। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो कवक होता है और जीवाणु होता है, ये दो जो होते हैं अपघटक का काम करते हैं, जबकि जो विषाणु यानी वायरस जो होते हैं वो अपघटक का काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका बी जो है आंसर राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न प्रक्रिया को तेज करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ का जो सड़न प्रक्रिया है उसको तेज करने का काम करते हैं अपघटक, जिसमें पोषक तत्वों को पुनः चक्रीकरण हो सके, जिससे उसमें पोषक तत्वों को फिर से चक्रीकरण हो सके। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर मिट्टी में फेंक देते हैं तो उससे क्या हो जाए, वो सड़ गल के मिट्टी को ऊर्जा देगा और फिर वहाँ से फिर पौधा उत्पन्न होगा। जैसे कि मान लीजिए कि गाय का गोबर ही हो गया, चाहे कोई जानवर हो गया, उसको मर गया, उसको फेंक दिए तो धीरे धीरे अपघटक हो जाता है, यानी धीरे धीरे अपघटित होकर के मिट्टी में विलीन हो जाती है। और बदले में देखें तो उस जगह का पोषक तत्व जो है बढ़ जाता है, और बढ़ने से उस जगह का जो उपजाऊ मिट्टी हो जाता है और कोई भी पौधा उगेगा तो उस जगह ज़्यादा हरियाली रहेगी। तो इस तरह से वो जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अपघटक जो होता है निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, यानी जो कार्बनिक तत्व जो निर्जीव होते हैं उसको अकार्बनिक धीरे धीरे अपघटित करके अकार्बनिक यौगिक में उसको तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंद और जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ, ये अपघटक की मुख्य भूमिका अदा करते हैं। यानी कोई भी चीज़ को सड़ाने में, उसको अपघटित करने में जो है जो फफूंद हो गया, जीवाणु हो गया, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केचुआ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ए कहता है कि डायटम, क्रेस्टेशियाई, हेरिंग, बी कहता है कि क्रेस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग, और सी कहता है कि डायटम, हेरिंग, क्रेस्टेशियाई, और डी कहता है क्रेस्टेशियाई, हेरिंग और डायटम। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो आप इसका आंसर जो है ये राइट होगा कि डायटम, क्रेस्टेशियाई और हेरिंग। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में देखिए साफ साफ कह रहा है कि यह एक प्रकार समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। डायटम मतलब होता है स्वपोषी, यानी जो खुद से अपना भोजन तैयार करता है, अपना जीवन चलाता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। इसके बाद डायटम के बाद होता है क्रेस्टेशिया, यानी शाकाहारी उपभोक्ता, जिसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं। इसके बाद हेरिंग यानी मांसाहारी उपभोक्ता, यानी कि जिसको हम लोग द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं मांसाहारी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत देखें दोस्तों तो ऑप्शन ए कह रहा है कि किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी कह रहा है कि वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी कह रहा है कि सौर ऊर्जा, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो सौर ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर जो आपका सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पारिस्थितिकी निकाय में देखा तो जो सौर ऊर्जा होती है वही प्राथमिक होती है, क्योंकि उसी से ऊर्जा प्राप्त करके कोई भी जीव जो है अपना विकास करता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए या छोटे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं। तो एक ऊर्जा के लिए जो है प्राथमिक रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर ही डिपेंड होते हैं। वहीं से धीरे धीरे ऊर्जा का ह्रास होते रहता है और एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हस्तांतरित होते रहती है। तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होती है, यानी एक दिशा में होती है। बी कह रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है चक्रीय होता है। सी कह रहा है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय जो है वो घटता जाता है। डी कह रहा है कि
प्रगामी बढ़ते पोषक स्तरों के साथ प्रजातीय सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका ऑप्शन का अगर देखें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कभी भी एक ही दिशा में होती है। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी देखें तो जो बी सी डी ये ऑप्शन सूटेबल नहीं लगता है, तो कथन ये आपका सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशा में होता है और जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग है, यानी जितने भी पारिस्थितिक प्रणाली जो पृथ्वी में है वो सभी का एक योग है। और ऊर्जा का प्रवाह जो होता है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होती है। तो याद रखिएगा ऊर्जा के प्रवाह जो होती है कभी भी एक ही दिशा में होती है और अजैवीय प्रणाली से जैवीय प्रणाली में होती है। यानी कि देखिए तो अजैवीय तत्व जो यानी जो मिट्टी भूल कण जो होता है जो जीवित नहीं है उससे धीरे जो प्रवाहित होता है जैविक प्रणाली में होती है। जो जीवित जंतु हैं उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके समझ गए होंगे, क्योंकि सब बहुत चीज़ें आसान हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का फेर है। चलिए अगला प्रश्न है कि 10% नियम है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है ऊर्जा का खाग के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। दूसरा में कह रहा है दोस्तों यानी बी ऑप्शन कह रहा है कि ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। और सी कह रहा है कि पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। और डी कह रहा है पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 10% नियम किससे संबंधित है आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा कि ऊर्जा का खाग के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना ही 10% नियम है। क्योंकि पता होगा कि 10% नियम में क्या होता है कि ऊर्जा का कभी भी जो हम लोग प्राप्त होते हैं वो जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसका 10%, फिर ऊर्जा का ह्रास होता है फिर उसका 10%। तो इस तरह से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 10% करके ही हमें प्राप्त होती है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में कहा गया दोस्तों कि लिंडेमान 1942 ने लिंडेमान ने 10% का नियम दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 10% का नियम किसने दिया, तो लिंडेमान ने दिया है। इनके अनुसार जो है शाकाहारी जंतु जो होते हैं उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित करता है। यानी कि जितनी भी उत्पादन हो रही है यानी शुद्ध जितना भी उत्पादन हो रही है शाकाहारी जंतु में उसका प्राथमिक उत्पादकता जो होती है वो 10% भाग अपने में संचित करती है। यानी टोटल जो ऊर्जा मिल रहा है उसका 10% जो है पृथ्वी से मान लीजिए कि उसको 100% ऊर्जा मिल रही हो तो 10% जो भाग है अपने में संचित करती है कोई भी पौधा। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी को 10% ऊर्जा संचित करती है। आप समझ में आ गया। और फिर वो मान लीजिए कि सूर्य से उसको 100% ऊर्जा प्राप्त हुआ पृथ्वी को, और पृथ्वी से जो घास उत्पन्न हुआ है दोस्तों उसका जो है वो 10% ऊर्जा को लिया। अब जो घास को कोई व्यक्ति खाएगा तो वो जो घास के खाया उसमें से उसको 10% ऊर्जा मिलेगा। ये 10% का नियम चलता है। यानी टोटल ऊर्जा जिसके पास है उसका 10% ऊर्जा दूसरे जो उपभोक्ता में ट्रांसफ़र होती है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि जो शाकाहारी के 10% ऊर्जा ही संचित करता है। इस प्रकार खा की कड़ी में प्रत्येक स्तर में प्रथम द्वितीय तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर में भी उपभोक्ता केवल जो है 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर के भार में रूपांतरित करता है। तो इस चीज़ को समझ में आ गया कि कभी भी ऊर्जा का जो एक श्रृंखला है वो आगे बढ़ता है 10% ऊर्जा में ही स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ये हो जाएगा ए घटती है, बी हो जाएगा बढ़ती है, सी हो जाएगा स्थिर रहती है और डी कहता है कि बढ़ सकती है या घट सकती है। तो बहुत आसान हो गया दोस्तों कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में जब स्थानांतरण होती है तो क्या हो जाएगी, वो घटेगी ही, बढ़ेगी कभी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। कैसे देखिए दोस्तों, घटती है, अरे बी ऑप्शन में घटती है, यहाँ देखिएगा घटती कैसे है। देखिए यहाँ पर आपको बताया कि 100% किसी को ऊर्जा लिया तो इसमें से अगला को जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10%। अभी अपने आप में 100% हो गया तो इस तरह से जो अगला इससे जो आगे जाएगा तो इसका फिर 10% इसको मिलेगा। तो इस तरह से ऊर्जा जो है कभी भी उसका स्थानांतरण जो होते हैं पोषक स्तर का वो घटते जाता है आगे में। चलिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होती है और ऊष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार जब
ऊर्जा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका जो है कुछ ह्रास यानी घटती है। अर्थात हर पोषक स्तर में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटती जाती है, यानी जितना भी ऊर्जा के स्थानांतरण हो रहा है वो धीरे धीरे जो है थोड़ा बहुत उसमें घटता ही है। इसीलिए शीर्ष मांसाहारियों की सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी जो सबसे उच्च ग्रेड की मांसाहारी किसको बोला जाए, जैसे कि शेर हो गया, जो चीता हो गया, ये सब क्या उच्च ग्रेड के मांसाहारी हैं। कभी जो है ज़िंदगी में घास नहीं खाएंगे, चाहे दूसरा चीज़ नहीं खाएंगे, जब भी खाएंगे तो मांस पर डिपेंड होते हैं। तो ये चीज़ बोल रहा है कि शीर्ष मांसाहारी तो उनके जो ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, तो नीचे स्तर से काफ़ी ऊर्जा उनको कम ऊपर में जा करके मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर की से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो है, रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बढ़ती है, बी कहता है घटती है, सी कहता है स्थिर रहती है और डी कहता है कि बढ़ सकती है या घट सकती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब भी स्थानांतरण ऊर्जा का होती है तो क्या हो जाएगा, घटती है। तो इस तरह से बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है। तो उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त होगा, ए हो जाएगा दोस्तों शाकाहारी को, बी हो जाएगा मांसाहारी को, सी हो जाएगा सर्वहारी को और डी हो जाएगा अपघटक को। तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर जो प्राप्त होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सर्वहारी को। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में तो उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त होगा, तो सर्वहारी की, जो मांस खा रहा है और घास खा रहा है, दोनों के, यानी शाकाहारी है और मांसाहारी दोनों जो होते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है, बहुत मनुष्य जो है सर्वाहारी है, मतलब आधा कोई मांस खाते हैं, कोई कोई क्या खाते हैं कि साग सब्जी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं, यानी कि शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। जैसे हम लोग क्या है सर्वाहारी है, कभी कभी मटन मीट वगैरह भी खा लेते हैं और कभी कभी जो होता है हम लोग शाकाहारी के रूप में सेवन करते हैं। तो इस सर्वाहारी को देखें तो जो पोषक स्तर के उच्च स्तर प्राप्त होती है, यानी दोनों तरह से ये ऊर्जा को मिलता है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषक स्तर होते हैं और सर्वहारी को जो है उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होता है, क्योंकि वो घासों खा रहा है मांसों खा रहा है, दोनों का पोषक स्तर ले रहा है, इसलिए सर्वहारी को इसमें जो है उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। ऑप्शन ए कहता है वन में, बी कहता है तालाब में, सी कहता है घासीय स्थल में और डी कहता है शुष्क स्थल में। तो जीवभार का जो पिरामिड है दोस्तों वो तालाब है, यहाँ पर देखें तो यानी पानी में जो होता है वो उलट जाता है, यानी तालाब में उलट जाता है। तो यहाँ पर बी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड जो होता है सीधा यानी होता है अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में जीवभार का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, अर्थात उल्टा, यानी कि तालाब ना होकर के अगर यहाँ पर देखें दोस्तों कुआं दे देता, कोई बड़ा झील झरना या पानी समुद्र कुछ भी देता, तो ध्यान में रखिएगा कि स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका जो जीवभार मतलब जो श्रृंखला चलती है जीवभार का पिरामिड जो होता है वो जस्ट उल्टा चलता है, यानी उलट जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ये कहता है कि इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, दूसरा कहता है कि यह पारिस्थितिक का प्रायः है और तीसरा कहता है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य रूप पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। चलिए अब कुट को मिलाते हैं। कुट ए में कहता है केवल एक सही है, दूसरा कहता है बी ऑप्शन कहता है कि 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा कहता है कि 2 और 3 सही है और डी ऑप्शन कहता है कि 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो बोल रहा है कि जीव वानिकी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है कि 2 और 3। आइए इसकी देखते हैं 2 और 3 में क्या कहता है। यह जो होता है यह पारिस्थितिकीय का प्रायः है, यानी कि जो होता है साइनोनिम्स होता है, यानी प्रायः पर्यायवाची है। यह एक प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से 2 और 3 सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं, क्लियर हो जाएगा।
जैववानिकी अर्थात बायोनोमिक शब्द यानी बायो और नोमिक शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिस यानी ग्रीक शब्द यानी नोमस से व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नियम यानी लो। इस प्रकार बायोनोमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होती है या प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। तो याद रखिएगा कि जैववानिकी अर्थात बायोनोमिक शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो और नोमिस। और बायो का शाब्दिक अर्थ होता है जीव या जीवन, जबकि नोमिस का शाब्दिक अर्थ होता है नोमस यानी व्युत्पन्न से है, जिसका अर्थ होता है नियम यानी लो से है। इस पर बायोनोमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीक होता है और प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर यह बल देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित होती है। ऑप्शन ए में कहता है टीडा, बी कहता है भेंक और सी कहता है सांप और डी कहता है मवेशी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित होती है, तो हो जाएगा दोस्तों सांप में। तो यहाँ पर देखें तो सी आंसर राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम होता है, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। चूँकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि डीडीटी का जो अभी प्रतिबंधित है छिड़काव के लिए नहीं करना है, और डीडीटी पर का सांद्रता में कहा गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता से ज़्यादा द्वितीय उपभोक्ता प्रभावित करता है और द्वितीय उपभोक्ता से ज़्यादा तृतीय उपभोक्ता प्रभावित करता है। सांद्रण में देखें तो तृतीय उपभोक्ता अधिक होगा, तो यहाँ पर इसका तृतीय उपभोक्ता जो आपका सांप है वो हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रासायनिक चक्र कहते हैं, बी कह रहा है कि जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, सी कहता है भू वैज्ञानिक चक्र कहते हैं, डी कहता है भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा कि जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यहाँ पर देखें तो बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों को अजैविक रूप में पुनर्गमन के प्रारूप को जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी पहले देखिए दोस्तों तो अजैविक से जैविक में गया और फिर जैविक से अजैविक में चल गया, यानी कि एक चक्र के रूप में ये चला, यानी कि गया फिर वापस आ गया। इस तरह से जैविक इधर से गया फिर से इधर से अजैविक आ गया। तो इस तरह से दोनों को देखें तो पुनर्गमन हो गया, इसी को भू रासायनिक चक्र कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारक घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। फिर से एक बार प्रश्न रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की पारिस्थितिकी नहीं करते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कीटों एवं कवकों के कारण, बी कह रहा है कि सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, सी कह रहा है कि जल की सीमा एवं आग के कारण, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में देखिए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा कि जल की सीमा एवं आग के कारण जो होता है घासों में ये नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। घास स्थलों में देखें तो घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। तो याद रखिएगा घास स्थलों में देखें तो घास वर्षा के जो अधिकतर जल होते हैं वो पौधों के जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही उसे अवशोषित कर लेते हैं। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की जो भूमि होती है वो पथरीली और बंजर हो जाती है। तो इस तरह से देखें तो आपका ऑप्शन के अनुसार कि जल की सीमा और आग के कारण ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो अनुक्रमण की दिशा में घासों की परिस्थिति नहीं करते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जैविक अनुक्रमण प्रथाओं का सही क्रम कौन सा है, तो ये बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि नगरीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। बी कहता है कि प्रवास, नगरीकरण, अवस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। सी कहता है कि अवस्थापन, प्रवास, नगरीकरण, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण।
डी कहता है कि स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नग्नीकरण, प्रवास और स्थापन। तो इस तरह से अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि जैविक अनुक्रम के प्रस्ताव का सही क्रम में आएगा। पहले नगरीकरण, नगरीकरण के बाद होगा तो उसमें प्रवास होगा, प्रवास के बाद स्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण का एक क्रमागत विधि बताया और जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। यहाँ पर पहले उन्होंने बताया कि ओडम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नग्नीकरण पहले क्या होगा दोस्तों, तो नग्नीकरण यानी न्यूडेशन होगा, फिर प्रवास होगा, प्रवास के बाद होगा अवस्थापना होगा, अवस्थापना के बाद होगा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के बाद होगा स्थिरीकरण। तो इस तरह से एक सही क्रम है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। ऑप्शन ए में कह रहा है इफको आंदोलन, बी में हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी हो जाएगा चिपको आंदोलन और डी कह रहा है उक्त में से किसी का नहीं। तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये आंदोलन जो था वो चिपको आंदोलन का नारा था। जो चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो अभी फिलहाल में डेथ भी कर गए और अभी फिलहाल में ही आप लोग पढ़े होंगे, न्यूज़ में आया था, काफ़ी चर्चे में रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या में कह रहा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बी कह रहा है कि बाघ परियोजना से, सी कह रहा है कि घड़ियाल परियोजना से और डी कह रहा है कि पादप प्रजनन से। तो बहुत आसान है दोस्तों कि चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था, तो वनों के कटाव से रोकने के लिए, यानी कि पादप संरक्षण के, यानी पादप हो गया दोस्तों कि पेड़ पौधे से बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या में कह रहा है कि चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है दोस्तों कि पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है। ऑप्शन ए कहता है कि भूमंडलीय हेक्टेयर, बी कहता है कि नैनोमीटर, सी कहता है हॉपस क्यूबिक फुट और डी कहता है क्यूबिक टन। तो याद होगा कि पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी कि जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए, समझ में आ जाएगा। व्याख्या में कहता है दोस्तों कि पारिस्थितिकी पदछाप की माप की जो इकाई होता है वो भूमंडलीय हेक्टेयर है। यानी पारिस्थितिकी अगर पदछाप यानी किसी भी पारिस्थितिकी के उसके एरिया को नापना है कि कौन सा पारिस्थितिकी किस क्षेत्र में है, तो उसके माप की इकाई जो है भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी भूमि की कितने भूमि पर है उसके हेक्टेयर के आधार पर ही निर्धारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि जीवजात कहते हैं, बी कहता है पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं और सी कहता है जियोम कहते हैं, डी कहता है निकेत। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, यानी एक मनुष्य में कोई चीज़ धारणीय यानी कि जहाँ पर निवास कर रहा है, धारण कर रहा है, करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि जो यानी कम से कम भूमि को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है, यानी जो भूमि में मनुष्य कम से कम में रह सकता है उसको। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है तथा इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। तो समझ में आ गया कि पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य की उसकी जीवन शैली के सुचारू से चलाने के लिए आवश्यक होती है। मान लीजिए कि आपके जीवन की शैली चलाने के लिए 5 डिसमिल में घर है तो उतना आवश्यक है, तो इसी चीज़ को बता रहा है। और जो उस एरिया में आपका घर है जहाँ सबका सीमित एरिया में है, उस आवास को बोलेंगे पारिस्थितिकी पदछाप कहलाएगी। इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है कि उस एरिया में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। एक मैं सपोज दैट में बता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य जो है सिर्फ घर तक नहीं रहता, वो बाहर भी जाता है, उसका बाजार होता है, मार्केट होता है, खेती किसानी करने के लिए जगह भी होता है। ठीक गांव के एरिया को आप इस तरह से लेकर के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिलेनियम इकोसिस्टम
असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थक सेवा है? ऑप्शन ए कहता है खाद्यान्न और जल का उत्पादन, बी कहता है जलवायु और रोग का नियंत्रण, सी कहता है पोषक चक्रण और फसल का परागण, और डी कहता है विविधता का अनुरक्षण। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा कि पोषक चक्रण और फसल का परागण, यानी मिलेनियम इकोसिस्टम जो असेसमेंट है वो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण और संरक्षण और सांस्कृतिक। इनमें से एक का जो समर्थन का जो सेवा है वो पोषक चक्रण और फसल परागण है। इसका ऑप्शन देखें तो पोषक चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं इसके अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? ऑप्शन ए कहता है बबूल, बी कहता है यूकेलिप्टस, सी कहता है नीम और डी कहता है पीपल। तो वृक्षों में अगर देखा जाए तो पारिस्थितिक मित्र नहीं माना जाता है, कहा जाएगा यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस देखिए दोस्तों, तो एक प्रयोगशाला में बनाया गया एक पौधा था जो देखिए तो काफ़ी पानी को सोखता है, और इसे अब जो है एक प्रतिबंध कर दिया गया, यूकेलिप्टस नहीं लगाना है। और यूकेलिप्टस को अगर पेड़ को आप काट के कहीं भी ले जा सकते हैं, तो कोई भी थाना वगैरह में कहीं भी रोक नहीं है इस पेड़ को काटने से। यानी कि कोई भी आपको पुलिस अगर यूकेलिप्टस का पौधा लेके जा रहे हैं तो आपको नहीं रोक सकती है, और रोकते हैं तो उससे बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है पौधा प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि इसको काट के हटाने के लिए बोला गया, क्योंकि जो है पानी बहुत सोखता है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के लिए उपयोगी ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। व्याख्या में कह रहा है कि यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। देखिए अधिक जल ग्रहण करता है, इसलिए इसे पर्यावरण का शत्रु माना गया है इस पौधा को। और इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी जो है जल स्तर जो है काफ़ी नीचे चला जाता है। वहाँ की मिट्टी का जो जल स्तर है, यानी भूजल जो स्तर कहते हैं, भूसतही जल, वो काफ़ी नीचे चला जाता है, इतना पानी को सोखता है। एक पौधा लगभग कहा जाता है दोस्तों को 25 लीटर पानी डेली सोखता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक यूकेलिप्टस का पौधा 20 साल 25 साल तक रहता है, वो कितना पानी सोखता होगा। इसी चलते इस पौधा पर प्रतिबंध किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा बबूल, बी कह रहा है कि अमलतास, और सी कह रहा है कि नीम, और डी कह रहा है यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यूकेलिप्टस का जो वृक्ष है वो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है, और इसे पर्यावरण का दुश्मन के रूप में घोषित किया गया। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कहता है तालाब एवं दलदल, बी कहता है झरना एवं नदी, सी कहता है तालाब एवं नदी, और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण जो है तालाब एवं दलदल है। तो यहाँ पर ए आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि स्थिर जल के आवास यानी लैटिन आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। तो याद रखिएगा कि लैटिन आवास के अंतर्गत आने वाले में आर्द्र भूमि है, तालाब है, झील है, जलाशय हैं, इन सब चीज़ें जो है लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इसमें तालाब और दलदल जो है ये आपका सही उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें नदी ऑप्शन नहीं था दोस्तों, तो नदी को देख करके थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है इको टाइम, बी कहता है इकेड, और सी कहता है इकोस्फियर, और डी कहता है इकोटोन। तो दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है इकोटोन कहलाता है। तो याद रखिए कि दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सार्वधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ए हो जाएगा मरुस्थल, बी हो जाएगा पर्वत, सी हो जाएगा महासागर, और डी हो जाएगा वन।
तो कल ही बताया था दोस्तों कि सार्वधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो महासागर का होता है, यानी समुद्र में देखें, यानी जहाँ पर विशाल जल की मात्रा होती है वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं स्थायी होती है, जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर दिखा कि प्रश्नगत विकल्प में सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो महासागर का है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन ए में हो जाएगा वन, बी में कहा जाएगा घास का मैदान, सी में हो जाएगा रेगिस्तान और डी में हो जाएगा समुद्र। तो सबसे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों वो किसका होता है, अभी बताया कि समुद्र का होता है, महासागरों का होता है। तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ए कह रहा है कि महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव। बी कह रहा है कि मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी कह रहा है कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। और डी कह रहा है महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल। तो इसके अगर ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों कि पारिस्थितिक में घटती उत्पादकता के क्रम, यानी सबसे उत्पादकता है, उत्पादक समझते हैं दोस्तों, यानी को जो उत्पन्न कर रहा है, जैसे घास वगैरह का प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और उत्पादक कहा जाता है। तो उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा घास फूस वगैरह सबसे पहले किस में ज़्यादा हो रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन को चुनिए कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो सी राइट हो जाएगा। पहले मैंग्रोव, यानी मैंग्रोव वन जो होता है वहाँ पर देखिए तो थोड़ा जो उत्पादकता होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, तो घास स्थल, यानी इसके बाद देखिए तो दूसरा स्थान में आ जाएगा आपका घास स्थल। घास स्थल के बाद जो आएगा झील, और झील के बाद फिर महासागर। तो इस तरह से क्रम के अनुसार सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या कर देखते हैं कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में इनका सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है, यानी जिसकी परितंत्र जो होती है अधिक होती है उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन में ए कह रहा है कि ईपी ओडम ने, बी कह रहा है कि सी रॉन कियर ने, सी कह रहा है कि एफ ई क्लिमनेंट्स ने और डी कह रहा है अर्निज नेस ने। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यह जगह निम्न सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किए थे आपके अर्निज नेस ने किए थे, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि अर्निज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी नीचे यानी आला की संकल्पना का प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीनेल ने, बी हो जाएगा डार्विन ने और सी हो जाएगा ईपी ओडम ने और डी हो जाएगा सीसी पार्क ने। तो पारिस्थितिकी नीचे यानी आला की संकल्पना का प्रतिपादन किया था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ग्रीनेल ने। तो याद रखिए ग्रीनेल ने पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का प्रतिपादित किया था। आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि पारिस्थितिकी नीचे यानी नीचे शब्द का सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास यानी होता है माइक्रो हैबिट्स कहा जाता है, यानी कहा था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। पारिस्थितिकीय सरोकार और कानून पारित करने का वर्ष। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इस प्रश्न में कि बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण, इसको मिलाना है। तो वन्य जीव संरक्षण कानून जो आया था दोस्तों ये आया था 1972 में। तो इस तरह से इसका यहाँ पर ये हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण देखिए दोस्तों तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए वर्ष 1986 में लागू किया गया था, ये हो जाएगा। फिर जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक एवं निकायों तथा वन अधिकारों की मान्यता, इसको दिया गया था अगर देखिए दोस्तों तो 2006 में, जो ऑप्शन में है ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन में स्टार मार्क्स दिया हुआ है। और वन संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था दोस्तों ये 1980 में लाया गया था। तो इस तरह से देखें तो थोड़ा इसमें मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। ये आया था 2006 में और बाकी इधर आपको पता ही हो गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और पर्यावरण संरक्षण 1986 में। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी व्याख्या में वही चीज़ को दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है।
ए हो जाएगा एको लाइन, बी हो जाएगा हेलो क्लाइन, पी हो जाएगा पिक्लोक्लाइन और डी हो जाएगा थर्मोक्लाइन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो निम्नलिखित में जल के निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन, यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पिक्लोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है तथा हेलोक्लाइन जो होता है किसी जल निकाय में लवणता की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा कि जो लवणता को प्रदर्शित करता है वो कौन करता है, हेलोक्लाइन, और किसी जल की घनत्व की प्रवणता को दिखाता है वो हो जाएगा पिल्कोक्लाइन। और थर्मोक्लाइन जो होता है किसी जल के निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन की दर्शाता है, यानी गहराई के साथ उसमें कितना तापमान परिवर्तन हो रहा है इसको माने बताने का काम जो होता है वो थर्मोक्लाइन करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारिस्थितिकी पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। एक कहा जाएगा अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, दूसरा कहता है कि पोषकों को सतह पर लाकर, और तीसरा कहता है अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि और दो दोनों, बी कह रहा है कि दो, और सी कह रहा है कि 2 और 3, और डी कह रहा है केवल 3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा आपका बी, यानी केवल 2। यानी कि पारितंत्र उत्पादकता के संबंध में समुद्री उत्पादवाह क्षेत्र जो होता है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पोषक की सतह पर ला करके वो समुद्री उत्पादकता को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपका 2 जो है वो सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है दोस्तों कि समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह के द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन तथा ठंडे एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के द्वारा स्थानांतरित कर लिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लास्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है कि पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। इसके बाद कहता है कि पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। नीचे कूट में दिए गए प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। केवल ए, केवल 2, और सी कहता है 1 और 2 दोनों, और डी कहता है ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या से समझ में आ जाएगा। पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। अतः कथन ए असत्य हो जाएगा। और कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं को निषेध नहीं है बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है, यानी कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को कानून के द्वारा उसको नियमित किया गया है। अतः विकल्प डी भी उपयुक्त उत्तर नहीं होगा। तो इस तरह से पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में देखें तो दोनों कथन जो है सही नहीं है, 1 और 2 दोनों में से कोई सही नहीं है। जिसमें कहा गया है एक में पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है, जबकि इसको यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1972 के न करके 1986 के अधीन। तो यहाँ पर एक गलत हो गया। दूसरा खैर पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाएं पर प्रतिबंध होगा। ऐसा नहीं है, कृषि के अलावा और उसमें कुछ कुछ चीज़ों में भी रियायतें दी जाती है, यानी सब क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरह से आज के वीडियो इतना ही। अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक होगा वो जैव विविधता होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।